गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले देखकर बताओ मुझे कि ये क्या कर रही है? ये ब्रीदिंग कर रही है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। क्या होती है ब्रीदिंग की प्रोसेस हम देखेंगे। सिंपल सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। सांस अंदर लेते हैं तो हम कौन सी गैस लेना चाहते हैं? ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। तो ब्रीदिंग क्या है? ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम यही पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है वो देखेंगे। तो ब्रीदिंग है प्रोसेस जहां पर हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच गैस करते हैं। मींस ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं और CO2 रिच एयर को बाहर छोड़ देते हैं। दिस इज ब्रीदिंग। अब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा जैसे अमीबा, आप देखते हो सिंपल वो फूड ले लेता है, वैसे ही गैसेस भी सिंपल डिफ्यूजन से वो पानी से ले लेगा। अमीबा सिंपल ऑर्गेनिज्म है, वो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ऐसे ही ले लेगा और ऐसे ही छोड़ देगा डिफ्यूजन से। पर जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें मैकेनिज्म भी कॉम्प्लेक्स होगी। तो फिर हम देखते हैं जो भी पानी में रहते हैं उनमें ब्रीदिंग के लिए क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं यानी ऑल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग। तो गिल्स किस में होता है? जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फिशेज, मेनली फिशेज, और दूसरे में भी होता है। पर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो लैंड में रहते हैं उनमें होता है लंग्स। उन सभी में होते हैं लंग्स। डिफरेंट तरह के हो सकते हैं अलग अलग में, पर सभी लैंड एनिमल्स में होते हैं लंग्स। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे बताओ कि हम लोग जो भी गैस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। पर जो पानी में रहते हैं जैसे कि फिशेस, वो गैस कहाँ से लेंगी? ऑक्सीजन वो लेंगी वाटर से। तो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, उसी को लेती हैं। जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो तो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, पर एक्वाटिक एनिमल्स लेते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है? एटमॉस्फेयर में ज्यादा है कि पानी में ज्यादा है? ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में ज्यादा है और पानी में ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कम है। अब क्योंकि पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है, इसलिए कम ऑक्सीजन को लेने के लिए फिशेस को जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। जैसे आप रनिंग करते हो तो आपको भी जल्दी जल्दी से सांस लेनी पड़ती है। इसीलिए क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम है, कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, इसलिए पानी के ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है और इनका ब्रीदिंग रेट मच फास्टर देन दी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। समझ में आई ये बात? नेक्स्ट, जब आपने कभी फिश को इस तरह से ऑब्जर्व किया है कि वो सांस कैसे लेती है या वो बार बार पानी लेती रहती है, देखा है आपने? अब दोबारा फिश को देखना तो अच्छे से नोटिस करना कि फिश ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करती है? बार बार अपना माउथ ओपन करती है, अपने मुंह से बार बार पानी लेती है और वो पानी गिल्स से होकर बाहर निकल जाता है। यानी गिल्स में जाकर क्या हो जाता है? पानी की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ले लेते हैं गिल्स और फिर वो बॉडी में सप्लाई कर देता है। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि फिशेज पानी में से ऑक्सीजन कैसे लेती हैं? बार बार मुंह खोल के पानी लेती हैं, फिर गिल्स में से उसको निकाल देती हैं। ये है ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस तरह से ये सभी ऑर्गन्स होते हैं। अब हम देखते हैं इन सभी ऑर्गन्स के नाम। सबसे पहले व्हाट इज दिस आउटर ओपनिंग? नोज या नॉस्ट्रिल्स। ये नॉस्ट्रिल्स हैं, ये आउटर ओपनिंग है नॉस्ट्रिल्स। इससे जाती है एयर, आगे है नॉस्ट्रिल्स के आगे नेजल पैसेज। नेजल पैसेज है इसके आगे। इस नेजल पैसेज में क्या क्या होता है? हैव यू एवर नोटिस्ड कि आपके पूरे नेजल एरिया में फाइन हेयर्स होते हैं? yes, ma'am. ये जो फाइन हेयर्स होते हैं इनका क्या काम होता है? वेरी गुड। कभी कोई डस्ट पार्टिकल अंदर आ गया बीच में तो आप जोर से छींकते हो और वो डस्ट बाहर निकल जाती है। तो क्या करने के लिए होते हैं ये हेयर्स? फाइन हेयर्स हैं, फिल्टर करते हैं एयर को।
एयर में कुछ भी गंदगी आ गई है तो ये फिल्टर करते हैं। उसके अलावा पूरे नेजल पैसेज में होता है म्यूकस, ये जो चिपचिपा सा सब्सटेंस है दैट इज म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है? ये एयर को पहले तो मॉइस्ट बनाता है, वार्म बनाता है और एयर के पैसेज को इजी करता है। इमेजिन करो कि आपके लंग्स बस नाक के पास यहीं पे हो कहीं, तो क्या होगा? ठंडी ठंडी हवा भी सीधे अंदर आएगी और लंग्स को डैमेज कर देगी। इतने लंबे ट्रैक के बाद लंग्स यहाँ पर होते हैं, किस लिए? ताकि इतने लंबे रास्ते से जब ऑक्सीजन जाएगी तो क्या हो जाएगी? वार्म और मॉइस्ट हो जाएगी, नमी भी मिल जाएगी उसको और वो थोड़ी गर्म भी हो जाएगी। नेजल पैसेज के बाद है लैरिंग्स। अब आप सभी लोग अपने गले में हाथ रखो और ओम बोलो। तो ये जहां से आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है ये है हमारा लैरिंग्स। क्या है ये? लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग है। कभी ऐसा ना हो कि कोलैप्स हो जाए, इसको बचाने के लिए है इस ट्रैकिया के ऊपर पूरी कार्टिलेज की कवरिंग। कार्टिलेज आप जानते हो क्या होता है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। बोन तो बहुत हार्ड होती है, यू कैन नॉट बेंड इट, पर कार्टिलेज को आप बेंड कर सकते हो। सभी देखो बेंड करके अपने ईयर को, अपने नोज को। ये कार्टिलेज है, थोड़ा सा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो कार्टिलेज की कवरिंग है कहां पर? ट्रैकिया में। उसके बाद आते हैं लंग्स। ये हैं हमारे लंग्स। कितने लंग्स होते हैं? 1 पेयर या 2 लंग्स होते हैं। लंग्स इस तरह से हैं और ट्रैकिया के बाद ये बाइफरकेट हो जाता है ब्रोंकाई में। ये पहला जो बाइफरकेशन है प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर पतली पतली ट्यूब्स सेकेंडरी ब्रोंकाई, और पतली ट्यूब्स निकलेंगी उसमें से टर्शरी ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंकियोल्स, जो सबसे फाइनेस्ट ट्यूब्यूल्स होंगी दे आर ब्रोंकियोल्स, और ये ब्रोंकियोल्स ओपन होंगी। उसके बाद छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया बाइफरकेट हुआ। ब्रोंकाई प्राइमरी है, सेकेंडरी टर्शरी एंड ब्रोंकियोल्स के बाद इस तरह से एल्वियोलाई दिखाई देती हैं, जो छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे। ये है एल्वियोलाई। अब इसके बाद आप देखते हो कि एल्वियोलाई कैसा होता है। ये इस तरह से एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर होता है, फूले हुए बलून के जैसा। आप इमेजिन करो कि पिचका हुआ बलून में सरफेस एरिया ज्यादा होगा कि फूला हुआ बलून? ऑब्वियसली फूले हुए बलून में सरफेस एरिया बढ़ जाएगी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां पर एल्वियोलाई के पास ब्लड वेसल्स की बहुत रिच सप्लाई होती है, जिससे आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके। तो ये हमारे लंग्स इस तरह से फंक्शन करते हैं। बार बार जब एयर आती है तो ये फूल जाते हैं, और एयर निकल जाती है तो ये पिचक जाते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का लंग इस तरह से होता है, और निमोनिया हो जाए या कोरोना हो जाए तो इस तरह से लंग में जो एयर फिल्ड कैविटी है वो फ्लूइड फिल्ड हो जाती है, और लंग्स का सरफेस एरिया मींस उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक से नहीं हो पाएगा, और इसी से लंग्स डैमेज होने की वजह से ही बहुत सारी डेथ हुई हैं। हमारा इस तरह से ऑर्गन्स ये काम करते हैं, हार्ट और लंग्स सिंक्रोनी में इस तरह से ये दोनों काम करते हैं। बार बार ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड जाता है लंग्स के पास, और लंग्स से ऑक्सीजन लेकर फिर ब्लड हार्ट में आकर बॉडी को सप्लाई करता है। अब हम देखते हैं जो हमारी ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है। आप सभी अपने चेस्ट पे हाथ रखोगे और जोर से इनहेल करोगे। तो इस तरह से आपने देखा जब आप ब्रीद इन करते हो, एयर को अंदर लेते हो तो चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, पर जब एयर को बाहर रिलीज कर देते हैं तो चेस्ट कैविटी छोटी हो जाती है। यहां पर देखो हवा अंदर लेते हैं वो है प्रोसेस इंस्पायरेशन, बाहर निकालते हैं दैट इज एक्सपायरेशन।
तो अंदर जब हम लेते हैं, जब एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है तो चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। चेस्ट कैविटी बड़ी होगी, ज़्यादा स्पेस मिलेगी तभी तो हवा अंदर आएगी, तो अंदर आने के टाइम पे ये बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के लिए क्या होता है, देखो हमारा डायाफ्राम नीचे है और ये रिब्स से कवर्ड है। लंग्स बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं इनसाइड रिब केज। इस तरह से रिब केज में प्रोटेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी बड़ी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिब्स ऊपर जाएंगी। कहाँ स्कोप है रिब्स के लिए, ऊपर की तरफ जाएंगी। और डायाफ्राम जो ऐसे डोम शेप का है, वो डायाफ्राम इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। तो इस तरह से व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट अवर रिब्स और फ्लैटन अवर डायाफ्राम। वेरी गुड। अब यहां पर देखो, ये है ब्लड कैपिलरी। ब्लड लेकर कौन आ रहा है, ये कौन सी सेल्स हैं, आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स। ये क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजन। तो यहां पर ये जो व्हाइट कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, दे आर ऑक्सीजन। एल्वेलाई के सरफेस में कुछ हो रहा है, इधर सेल के सरफेस पे कुछ एक्सचेंज हो रहा है। डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? ओके, कम टू द बोर्ड। हम यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स यहाँ से एल्वेली के सरफेस से ऑक्सीजन लेके हम उसका बॉडी में सप्लाई करने के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कलर से हमें शो किया हुआ है, ये इनके सेल के पास पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए यहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद रेड होकर पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। वेरी गुड। एल्वेलाई से जो रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेल में आ रहा है। यहाँ से ये आरबीसी एल्विल से लेके ऑक्सीजन लेके सेल पे आ रही है और यहाँ से जब ये सेल के सरफेस पे आ रही है और ये आरबीसी ऑक्सीजन को दे रही है। जब यहाँ से ऑक्सीजन लेके एल्वेलाई से रेड ब्लड सेल आ रहे हैं, जब वो सेल में आते हैं तो यहाँ पे वो ऑक्सीजन दे देते हैं सेल को, और ये देखो वो पर्पल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो रेड ब्लड सेल यहाँ से ऑक्सीजन लेके आते हैं वो सेल को ऑक्सीजन देते हैं और पर्पल हो जाते हैं। वेरी गुड शरण, वेरी गुड वैभव एंड शुभ। यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड वेसल ने, आरबीसीज ने एल्वेलाई के सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू ले ली ऑक्सीजन, इसीलिए पहले ये पर्पल कलर की मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंट थी, अब ये रेड दिखाई दे रही है मतलब ऑक्सीजन रिच हो गई। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जब जाएगा सेल्स के बगल में, तो सेल्स के सरफेस के पास क्या होगा, इस आरबीसीज में से ऑक्सीजन चली जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू सेल्स के अंदर, और अब ये रेड कलर की हो गई कन्वर्ट, पर्पल कलर में दिखाई दे रही हैं, जस्ट टू शो कि ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गई हैं। अब इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। अब आपको पता है कि सिंपल सेल के सरफेस पे तो डिफ्यूजन के थ्रू हो गया गैसियस एक्सचेंज, या सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो डिफ्यूजन से काम चल जाएगा, पर इतने बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोगों में क्या सिंपल डिफ्यूजन से काम चल पाएगा? इसके लिए हमारे बॉडी में है ये हीमोग्लोबिन, आरबीसीज में है हीमोग्लोबिन। क्या करता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ये हीमोग्लोबिन की ही वजह से है कि इतनी फटाफट हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है और पूरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में पहुंच जाती है। अगर हीमोग्लोबिन ना होता, बिना हीमोग्लोबिन के सिर्फ ब्लड में ऐसे ही डिसॉल्व होकर ऑक्सीजन पहुंचनी होती पूरे बॉडी में, तो पता है आपको हार्ट से लेकर पैर तक पहुंचने में ऑक्सीजन को लगते 3 साल। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हार्ट से लेकर पैरों तक पहुंचता तो उसको 3 साल लग जाते, जबकि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में काम हो जाता है। तो कितना बड़ा रोल है हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में। अब इसके बाद लास्ट थिंग है कि जब भी हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होना है, ब्रीदिंग हम करते हैं, तो क्या हमने एयर अंदर ली और तुरंत हम बाहर छोड़ते हैं तो क्या पूरे लंग्स हमारे ऐसे पिचक जाते हैं, सारी हवा हम निकाल के बाहर कर देते हैं? नहीं, लंग्स में कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा बना रहता है ताकि गैसियस एक्सचेंज के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए। तो जो वॉल्यूम लंग्स में बचा रहता है उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। जो रेजिड्यू बचा है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम।
तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. थैंक यू क्लास.